नमस्कार दोस्तों, विनेश क्लासेस जीएस स्पेशल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक किया था हीट, उसको हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म किया था। उसमें लगभग 10 से 11 क्लासेस हो चुकी थी। जिन भाइयों ने वो टॉपिक नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट लगा देता हूँ। आप सारे लोग जो है सारी वीडियोस को अच्छे से देखें, क्योंकि मैं आज इससे रिलेटेड ऑलमोस्ट 25 क्वेश्चंस आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैं 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। हीट टॉपिक से ही रिलेटेड सिर्फ क्वेश्चन चलेंगे। आज तो सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, बट नेक्स्ट डे से आपका जो टॉपिक है मोशन चैप्टर में मिलेगा आपको, और आपको हीट टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आंसर्स भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक खत्म किया था, 2 सेकंड में ये रिवाइज कर लिया। मैंने आपको क्वेश्चंस भी कुछ दिए थे। मैंने लास्ट टाइम जो आपको टॉपिक पढ़ाया था, मैंने आपको प्रसार बताए थे कि जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, तो 3 प्रकार के प्रसार होते हैं। 3 प्रकार के क्या होते हैं? एक्सपेंस होते हैं। नंबर 1 मैंने बताया था रेखीय प्रसार, है ना। नंबर 1 मैंने बताया था रेखीय प्रसार, जिसकी वैल्यू क्या होती है सर? डेल्टा एल इज इक्वल अल्फा, जो पहले लंबाई थी वो, और डेल्टा टी। ये तो था आपका रेखीय प्रसार कितना होगा वो। फिर मैंने दूसरी चीज बताई थी, अगर आप किसी चीज को हीट देते हो या गर्म करते हो, तो उसके क्षेत्रफल में क्या होता है? प्रसार होता है, यानी क्षेत्रीय प्रसार, यानी डेल्टा ए इज इक्वल बीटा ए और डेल्टा टी। ठीक है, ये बताया था। फिर मैंने आपको तीसरा एक टॉपिक बताया था। मैंने तीसरा क्या बताया था कि जब आप किसी चीज को हीट देते हो, जब आप किसी चीज को गर्म करते हो, तो क्या होता है? उसके वॉल्यूम यानी उसके आयतन में भी क्या होता है? परिवर्तन होता है। कैसे वो बताया था? मैंने बताया था डेल्टा वी इज इक्वल क्या था? गामा। ठीक है, और उसके बाद क्या था? यहाँ पर v था, यानी जो उसका पहले का वॉल्यूम था वो। ठीक है, और डेल्टा t। ये 3 चीजें मैंने आपको बहुत ही डिटेल में बताई। फिर मैंने आपको अल्फा, बीटा और गामा के बीच में रिलेशन बताया था, संबंध बताया था। ठीक है, क्या बताया था? एक अल्फा ऐसे लिख लें, बीटा ऐसे लिख लें और गामा ऐसे लिख लें। ठीक है, फिर तीनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें। तीनों को क्या कर दें? इक्वल कर दें, और अपॉन में 1 2 एंड 3 इसको कर दें। ये है अल्फा, बीटा, गामा, या यूं कह लें रेखीय प्रसार, क्षेत्रीय प्रसार और आयतन प्रसार के बीच संबंध। इतनी बातें हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत अच्छे से वो कवर अप कर ली थी। ठीक है, जो आज हमने आपको पढ़ाना है, वो पहली चीज तो ये, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिए थे, है ना। एक क्वेश्चन तो ये दिए थे कि अगर मान लीजिए कोई एक ये प्लेट है, धातु की कोई प्लेट है, इसके बीच में क्या है? एक छेद है। ठीक है, बाकी तो ये पूरी की पूरी प्लेट धातु की है तो भरी हुई होगी। ठीक है, इसके बीच में एक छोटा सा छेद है। मैंने आपको बताया था, अगर इस छेद का रेडियस r है, अगर इस छेद का रेडियस r है, तो जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये रेडियस क्या होगा? सर जाहिर सी बात है, दुनिया की लगभग सारी चीजें जब आप हीट देते हो ना, तो उसमें प्रसार होता है। उसमें क्या होता है? प्रसार होता है। प्रसार का मतलब ये पूरी की पूरी लोहे की जो ये डिश है, ये पूरी की पूरी जो लोहे की चद्दर है, ये क्या होगी? एक्सपेंड होगी या फैलेगी। भाई जब ये फैलेगी तो अंदर का छेद भी तो फैलेगा, यानी जिसका रेडियस है, जो इस छिद्र का रेडियस है, वो पहले के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर? ज्यादा हो जाएगा। इतनी बातें जो है हम लोगों ने कर ली थी। फिर आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था कि एक ग्लास ले लिया, और इस ग्लास में, ग्लास मतलब शीशे का ग्लास है, ये स्टील और नहीं, इस ग्लास में हमने खूब गरम गरम जो है वो पानी डाल दिया, है ना। खूब गरम गरम पानी डाल दिया, चाय डाल दी, ये ग्लास चिटक जाएगा। क्यों चिटक जाएगा? देखिए, जब आपने ग्लास को पानी दिया, है ना, जब आपने ग्लास को पानी दिया, आपको पता है ग्लास की लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो जब आपने ग्लास में गर्म पानी डाला, तो जो अंदर की लेयर है, इस पानी से हीट तो ले लेगी, और हीट लेने के बाद अपने आप को एक्सपेंड करने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि वो हीट आगे पास ऑन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो आपका ग्लास होता है, जो आपका शीशा होता है, ये ऊष्मा का बहुत बुरा चालक होता है। क्या होता है? ऊष्मा का बहुत बुरा चालक होता है, इसलिए जो है ये एक्सपेंड नहीं कर पाएगा। तो बाहर की परत बिल्कुल से अपनी जगह पे स्टैब्लिश रहेगी,
अंदर की परत बढ़ने की कोशिश करेगी, इस वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो ग्लास होगा वो चिटक जाएगा। इतनी बातें जो है हम लोगों ने बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से कर ली थी। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई हो तो आइए हम लोग इस चैप्टर के प्रश्नों के ऊपर चलते हैं। ये जो चैप्टर आपका चल रहा था इसके हम लोग आज 25 क्वेश्चंस करेंगे, है ना। आज हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे। ऐसे करते करते लगभग 3 या 4 सेट में आपको इसके 100 क्वेश्चंस जो है वो करा दिए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन की तरफ। इसका पहला जो भी क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो कर रहा होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर शो कर रहा होगा कि संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। ध्यान दीजिए ये जो आपको सारे क्वेश्चंस मिल रहे हैं ये हमारे टेलीग्राम चैनल है ना, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आप सर्च करेंगे वहां पर विनेश क्लासेस, बिना स्पेस दिए, वहां पर आप जब सर्च करेंगे विनेश क्लासेस, ठीक है, विनेश क्लासेस, तो वहां पर आपको जो है हमारा चैनल मिल जाएगा और आप इसमें ज्वाइन हो जाइए। जो भी आपको क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं इन सब को उस ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स चाहिए, ठीक है, जो टॉपिक आपके खत्म हो चुके हैं, तो ये हैंड रिटन नोट्स भी आपके इस ग्रुप में जो है जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा आपको उस चैप्टर का जो है हैंड रिटन नोट्स जो है वो मिलता जाएगा, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन है आपका क्या, संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है। पहला ऑप्शन है ठोसों और तरल में, ठीक है, दूसरा ऑप्शन है ठोस और निर्वात में, तीसरा है गैस और तरल में, चौथा है निर्वात और गैसों में। एक बात मुझे बताइए, मैंने आपको ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां बताई थी, ठीक है। सबसे पहले मैंने बताई थी चालन, है ना, कंडक्शन मैंने बताई थी, चालन। और हाँ, ये जो आपके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे बाइलिंगुअल होंगे ग्रुप में भी और यहाँ भी, ठीक है। मैंने आपको 3 विधियां बताई थी, कौन कौन सी, एक तो बताया था आपको चालन, दूसरा मैंने आपको बताया था संवहन, ठीक है, और तीसरा मैंने आपको क्या बताया था, विकिरण। मैंने क्या बताया था वहां पर, विकिरण, ठीक है। बहुत अच्छे से इसको पढ़ाया था, शायद ये सेकंड लास्ट वीडियो था। अब देखिए ये जो चालन होता है, चालन का मतलब क्या कि एक अणु अपने जगह पर होता हुआ ही क्या कर दे, अगले को हीट जो है वो ट्रांसफर कर दे, ये इनको ट्रांसफर कर दे, इनको ट्रांसफर कर दे, इनको ट्रांसफर कर दे, ऐसे ऐसे करते करते लास्ट जो मॉलिक्यूल होता है हीट जो है यहां तक पहुंच जाए, लेकिन कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से ना हिले, कोई भी मॉलिक्यूल अपनी जगह से ना हिले। ये तो हो गया क्या आपका चालन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, कंडक्शन, यानी एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। यह जो है सबसे बढ़िया से हो सकता है किसमें, ठोस में। ठोस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अपनी जगह पर क्या होते हैं, एकदम से स्टेब्लिश होते हैं। तो जो चालन है ये कहाँ हो सकता है, ठोसों में सबसे बेहतरीन होता है। सेकेंड हम लोगों ने देखा था संवहन। संवहन का मतलब क्या होता है कि एक मॉलिक्यूल है ये चल करके जाए दूसरे मॉलिक्यूल तक, दूसरा जो है चल करके जाए तीसरे मॉलिक्यूल तक, तीसरा जो है चल करके जाए चौथे तक, और चौथा जो है चल करके जाए 5वें तक। यानी मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, अपनी जगह को छोड़कर क्या करेंगे, जा करके दूसरे को ऊष्मा या हीट दे देंगे। ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे को बोलेंगे हम लोग संवहन बोलेंगे, ठीक है। यानी ऊष्मा स्थानांतरण की विधि से हम लोग क्या बोलेंगे, संवहन बोलेंगे। अब ध्यान दीजिए, क्या ठोसों में संवहन हो सकता है, बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं क्या होते हैं, बिल्कुल से एकदम से टाइट टाइट बंधे हुए होते हैं, अपनी जगह छोड़ नहीं सकते हैं। इट मींस ये लिक्विड यानी द्रव में और किसमें, गैसों में हो सकता है। सिर्फ किसमें, द्रव में और गैसों में हो सकता है सर, निर्वात में भी नहीं हो सकता, क्योंकि निर्वात में कोई कुछ होता ही नहीं, स्पेस होता है, खाली जगह होती है, ठीक है, इसीलिए निर्वात में ये नहीं हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा सर, गैसों और तरल में। ऑप्शन सी आपका जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है इसको भी देख लें, विकिरण, इसको बोलते हैं रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन। ये जो आपका रेडिएशन है ये एक्चुअली में इसको चलने के लिए ना किसी माध्यम की जरूरत ही नहीं होती है, ये निर्वात में भी भाई साहब चल लेते हैं। मतलब क्या, ये इनको एक चाहिए सोर्स मतलब क्या कि जहां से ये निकल रहे हैं, और एक चाहिए इनको अपना एम,
एम क्या, जहां तक ये पहुंच रहे हैं बीच में कोई आए ना आए, आए ना आए, इट डजेंट मैटर, इनको तो यहां तक चल करके जाना ही जाना है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं दोस्तों। ऐसे आपको भी होना है, सोर्स आप हो, आप अपना एक एम बनाओ, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये करना ही करना है, बीच में कोई आए या ना आए डजेंट मैटर, कोई मतलब नहीं है, कोई आपकी हेल्प कर रहा है, कोई आपसे परेशान है, क्या है। तो ये सारी चीजें आप समझिएगा, आप विकिरण से, रेडिएशन से इस चीज को समझ सकते हैं कि आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर लॉकडाउन लग रहा है, पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो ये गलत बात है, आपको पढ़ना चाहिए, है ना। क्योंकि है क्या, ये इस टाइम आपको बहुत अच्छा सा मौका मिला है, लगभग सारे एग्जाम 1.5 से 2 महीने आगे पोस्टपोन हो जाएंगे। ऑलमोस्ट सारे एग्जाम, मैं बहुत मिनिमम केस की बात कर रहा हूं कि 1.5 से 2 महीने आगे हो जाएंगे, ठीक है। अब समझना बात क्या है, कोई भी गवर्नमेंट की अगर वैकेंसी आएगी तो वो आपसे ये नहीं कहेगा कि भैया अपर एज लिमिट अगर 28 साल है, चलो 1 साल लॉकडाउन था या 2 साल लॉकडाउन था, हम ये अपर एज लिमिट 28 से 29 या 30 कर देंगे, वो आपसे नहीं कहेगा। उसकी एज लिमिट तो क्या होगी, 28 ही होगी। इसमें समय किसका बेकार हो रहा है, सारे के सारे स्टूडेंट्स का ही समय जो है वो बहुत बुरी तरीके से बेकार हो रहा है। इसीलिए आप घर पे रहें, मन लगा के पढ़ें, पूरे टॉपिक को एकदम से निचोड़ करके पढ़ें, है ना, बहुत डिटेल में पढ़ें, कहीं भी एग्जाम में फंसने की कोई आपको आशंका ना रहे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका लग गया होगा, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप इसको जो है मर्जी होगी तो टेलीग्राम से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या अगर आप कॉपी में नोट कर पाए तो वो और अच्छी बात है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या रहा है, एक तरल थर्मस में लंबे समय तक गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या लाभ नहीं होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, मैंने आपको थर्मस के बारे में पढ़ाया था। जो आपका थर्मस है, बहुत काम का थर्मस, ठीक है, वो होता नहीं बड़े काम का बंदर, वही वाला है बड़े काम का थर्मस। वो जो आपका थर्मस होता है, इसमें भैया एक बात बताएं, अगर ऊष्मा संचरण की एक भी विधि अगर वो थर्मस नहीं पार कर पाया, मतलब क्या कि 3 तरीके से ऊष्मा जो है बहती है, चालन, संवहन और विकिरण, है ना। अगर इन तीनों में से एक भी पॉइंट अगर रह गया, मतलब क्या, मान लो थर्मस जो है आपका चालन और संवहन को रोक पाया, विकिरण को ना रोक पाया, तो भी आपकी चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी, ठीक है। सपोज दैट आपका जो थर्मस है विकिरण और चालन को रोक लिया, संवहन को ना रोक पाया, तो भी आपकी चाय क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। इट मीन्स जो आपका थर्मस होता है उसमें ऊष्मा संचरण की तीनों विधियों को रोका जाता है, ताकि किसी भी विधि द्वारा ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो सके, जिससे जो है आपकी चाय वो बहुत देर तक गर्म रहे। तो इसमें जो है ऑप्शन आपका क्या है, सी है, यानी दोनों ए और बी बोथ। ए मतलब क्या, चालन द्वारा, बी मतलब क्या, संवहन और विकिरण द्वारा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका बहुत बढ़िया सा बना है, इसको आप लोग देखेंगे, ठीक है। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है 100 डिग्री सेल्सियस पर भाप उसी तापमान पर पानी की तुलना में अधिक गंभीर जलाती है क्योंकि, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देखिएगा। पहला ऑप्शन है भाप एक गैस है, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। सेकंड है भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है, ठीक है। थर्ड है भाप अत्यधिक दहनशील है। फोर्थ है भाप अधिक दबाव डालती है। जी सर, ऑप्शन नंबर सेकंड सही होगा, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करती है। मैंने आपको बताया था कि ये जो होती है गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, मैंने आपको बताई थी कि 100 डिग्री पर पानी अगर आपका उबलने लगा, मतलब अब आपका पानी क्या कर रहा है, खौल रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पर, इसका तापमान आगे बढ़ेगा ही नहीं। कब तक नहीं बढ़ेगा, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो भाप नहीं बन जाता है, जब तक सारा का सारा पानी जो है वो भाप नहीं बन जाता मेरे दोस्तों। लेकिन भाप बनना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, भाप बन रहा है, ठीक। लेकिन एक बात समझिए, मेरा जो पानी है वो 12 बजे ही 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हम 12:10 पर मुझे याद आया, 12:15 पर मुझे याद आया कि मैंने पानी रखा था गर्म होने के लिए, तो इसके पास 10 मिनट की हीट अधिक तो है, लेकिन टेम्परेचर
टेम्परेचर तो वही है, हीट इनके पास ज्यादा है, तो जो ये हीट थी ये कौन सी हीट थी, आपकी लेटेंट हीट थी या गुप्त ऊष्मा थी, और इसी वजह से भाप से जलना हमारे लिए ज्यादा कष्टकारी या ज्यादा दुखदायक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, ठीक है, कि भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है। चलें नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। किस तापमान पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट थर्मामीटर के पाठ्यांक एक होते हैं? ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है, ये कई बार एग्जाम में सीधे सीधे पूछा गया है। मैंने आपको ये प्रूव भी करके बताया था, मैंने आपको जब ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, ये पहली ही क्लास थी जिस दिन हम लोगों ने ये पढ़ा था, हीट का पहला ही क्लास था, शायद ये दूसरा क्लास था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि -40 डिग्री पर, क्या -40 डिग्री पर क्या होते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाना, सेंटीग्रेड मतलब डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना क्या होते हैं, एक समान होते हैं। प्रूव भी किया था, मैथमेटिकली भी प्रूव किया था, आप जाइए उस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ठीक है। तो फोर्थ क्वेश्चन का ऑप्शन होगा नंबर सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, फ़ारेनहाइट तापमान किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाएगा? जो फ़ारेनहाइट तापमान है ये किस बिंदु पर सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना हो जाएगा? एक कंडीशन तो आपको ये दे दिया कि अब आप इसको फॉलो करें, ठीक है। अब मेरी बात बहुत ध्यान से समझिएगा, मैंने आपको पहली ही क्लास में फॉर्मूला प्रूव कराया था, जो फॉर्मूला था C/100 या C-0/100। इसकी मैंने बहुत प्यारी सी ट्रिक भी बताई थी, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है वो देख ले अच्छे से। मैंने जिसमें ट्रिक बताया था आपको ये याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इजी गोइंग आपको चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। C-0/100 हो गया था, F-32 कितना था यहाँ पर 180 था, ठीक है। अब देखना, हमारी बात को समझने की कोशिश करना, यहां पर आपको F बराबर जो है वो 2C रख देना है, ठीक है। F बराबर क्या करना है, 2C रख देना है। तो यहां पर पहली चीज तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, C/5 F-32 यहां पर हो गया 9, ठीक है। अब हमको क्या करना है, F बराबर 2C पुट कर देना है, तो C/5 ये तो हमारा ऐसे का ऐसे ही रहेगा, और फिर F बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2C, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2C हो जाएगा, और -32 क्या हो गया यहाँ पर 9 हो गया। अब आपको एक काम जरा सा और करना है, काम क्या है, 9 को आप इधर ले जाएं, ठीक है। 9 को जो आप इधर ले गए तो क्या हो गया यहाँ पर 9C/5, 9C/5 इज इक्वल 2C -32, 2C -32, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम एक काम करते हैं, 2C को इधर ले आते हैं, तो 9C/5 -2C बराबर 32, ठीक है। ये माइनस यहाँ पर लगेगा, चूंकि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 5 2 जा 10, कितना हो जाएगा 9C -10C, 9C माइनस जो है क्या हो जाएगा 10C, ठीक है। 9C -10C क्या हो गया यहाँ पर 5 हो गया, 9C -10C यहाँ पर क्या हो गया 5 हो गया, इज इक्वल कितना हो जाएगा -32, इज इक्वल कितना हो जाएगा यहाँ पर -32 हो जाएगा, ठीक है। अब 10 में से 9 गया तो कितना बचा -C, कितना बचा -C/5 इज इक्वल -32, ठीक है। अब दोनों तरफ से अगर हम लोग माइनस को माइनस काट दें और 5 से अगर इनको मल्टीप्लाई कर दें तो C इज इक्वल कितना आ जाएगा 160, C इज इक्वल कितना आ गया यहाँ पर 160, यानी जो आपका टेम्परेचर होगा वो कितना हो जाएगा 160 पर जो है ये काम होगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक चीज जो है, ऑप्शन नंबर डी 160, यहाँ पर गलती से हिंदी मीडियम में 13.2 डिग्री सेल्सियस हो गया, इसको गलत है। डी ऑप्शन होगा 160 डिग्री सेल्सियस, 160 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, माइनस भी नहीं रहेगा, यहाँ पर डी ऑप्शन होगा। मैं पीडीएफ में सही कर दूंगा, आप इस क्वेश्चन को ऐसे नोट कर लें, ये है इसका सही एक्सपेंशन, यही है इसका सही रूप, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, ठीक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ, कह रहा है
एक स्वस्थ आदमी के शरीर का तापमान होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितने डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पर पहला ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस पहला दिया हुआ है, दूसरा दिया है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, क्या दिया है 37 डिग्री फ़ारेनहाइट, तीसरा दिया है 98.5 डिग्री सेल्सियस और डी दिया हुआ है 98.4 केल्विन। सबसे पहली चीज ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर एक स्वस्थ इंसान है तो उसके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देना, जो ये 98.4 डिग्री सेल्सियस दिया है ये थोड़ा गलत दे दिया। अगर यहाँ पर केल्विन देता तो ये भी सही होता। अगर भाई साहब यहाँ पर केल्विन दे देते, सॉरी अगर यहाँ पर भाई साहब फ़ारेनहाइट दे देते तो ये सही होता। जहां पर 98.4 दिया हुआ है, यहाँ पर अगर ये फ़ारेनहाइट दे देते तो ये भी पैमाना सही होता। नीचे जो इन्होंने केल्विन दे रखा है, ये अगर 310 केल्विन दिए होते तो ऑप्शन डी भी आपका सही हो जाता। अगर डी ऑप्शन में इन्होंने कितना दिया होता, 310 केल्विन दिया होता, तो ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता। बट अभी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपका, पहला ऑप्शन सही है। मैंने शायद तीसरी क्लास में इसको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि कितने डिग्री सेल्सियस पर इंसान का जो बॉडी होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, या कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, या कितने केल्विन पर होता है। मैंने तीनों बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर का तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। देखो ऊपर का क्वेश्चन, नीचे में आपको अच्छे से दिख जाएगा है, यह डिग्री सेल्सियस में कितने के बराबर है। ठीक है, यह डिग्री सेल्सियस में कितने के बराबर है। फिर से वही फॉर्मूला आप लिखेंगे, है ना, फिर से वही फॉर्मूला लिखेंगे, कौन सा, C/5 इज इक्वल कितना था, F-32 बाई कितना लिखा था हम लोगों ने, 9 लिखा था। C/5 इज इक्वल F-32 बाई 9 था। ठीक है, अब यहाँ पर कह क्या रहा है, मुझे दिया क्या है पैमाने पर, इसने मुझे दे रखा है 98.4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, डिग्री फ़ारेनहाइट -32 बाई कितना है, 9 है, इज इक्वल C/5। ठीक है, अब एक काम करें आप लोग, काम क्या करें कि 98 में से जब आप 32 को माइनस करेंगे तो भाई 4 तो ऐसे ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 0 गया तो 4 आया। 8 में से 2 गया, 8 में से अगर 2 गया तो कितना बचा यहाँ पर, 6 बचा, और 9 में से 3 गया तो भी यहाँ पर कितना बचा, 6 बचा बाई 9, है ना, C/5। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब हमको एक काम करना है, क्या काम करना है, इनसे इनको हम मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो 4 5 जा कितना हो गया यहाँ पर 20, ठीक है, और 4 6 जा 30 और प्लस 2 32 हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 32 का 2 आएगा 3 हो जाएगा, 5 6 जा, ठीक है, 5 6 जा 30 और 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर 33 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे अगर हम लोग पॉइंट लगा दें यहाँ पर तो ये काम खत्म। यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो यहाँ भी एक डिजिट के बाद ऐसे पॉइंट लग जाएगा। ठीक, अभी 0 की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। फिर से अगर हम लोग इनको एक बार डिवाइड करेंगे, अगर हम लोग फिर से इनको एक बार डिवाइड किए तो आपको पता है कि 9 3 जा कितना होता है 27, और 3 उधर बचा 3 इधर, 6 बचा 6 और 2, ठीक है, और 9 3 जा 27 होता है। फिर अगर हम लोग 9 6 जा चले जाएं, ठीक है, कितना चले जाएं 9 6 जा चले जाएं तो 54 होगा, कितना चले जाएं 9 6 जा चले जाएं तो 54 होगा। ठीक है, अब 54 के बाद भी आपका कुछ बचा, ठीक है, 54 के बाद भी 62 था तो कितना बचा वहां पर 6 to 8 बचा। ठीक है, पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा वहां पर 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा वहां पर 80 हो जाएगा। और 9 8 जा कितना हो गया आपका 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, फिर 8 बचा। ठीक है, तो इस तरह से 8 8 8 8 होता जाएगा। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 36.89
89 क्या हो जाएगा, इंसान के बॉडी का जो है वो टेम्परेचर हो जाएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है कि 36.89, हालांकि इसको हम लोग 37 में भी कहे थे, लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी कि जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है डिग्री सेल्सियस में वो कितनी हो जाएगी। ठीक है, ओके, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला है कि तापमान के निम्नलिखित पैमानों में से कौन सा नकारात्मक मान प्रदर्शित नहीं करता है। मैंने आपको चिल्ला चिल्ला करके बताया था कि जो केल्विन है, जो क्या है, केल्विन है, ये मैक्सिमम 0 शो कर सकता है। मैक्सिमम क्या कर सकता है, 0 शो कर सकता है, निगेटिव शो नहीं कर सकता है, निगेटिव शो नहीं कर सकता है। तो इनमें से कौन सा है, केल्विन। मैंने आपको परम शून्य ताप बताया था, क्या बताया था, परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, परम शून्य ताप, जो कि कितने केल्विन के बराबर हो गया, आपके 0 केल्विन के बराबर। और परम शून्य ताप मतलब क्या, पूरे ब्रह्मांड में इससे कम तापमान किसी का नहीं हो सकता है। न्यूनतम संभव ताप कितना है, 273 डिग्री सेल्सियस, जो कि 0 केल्विन के बराबर है। तो केल्विन इसमें से -100 नहीं करेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, फॉरेनहाइट स्केल में 40 डिग्री सेल्सियस का मान, इसको तो आप लगा ही लोगे, इसी फॉर्मूले पर है। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले पर क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को रख देंगे। ठीक है, आप इसी फॉर्मूले पे क्या करेंगे, 40 डिग्री सेल्सियस को रख देंगे। कैसे रखेंगे, यहां पर ऐसे 40 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा बाई 5 इज इक्वल f माइनस 32/9। यहां से काटेंगे तो हो जाएगा 8, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, f माइनस 32। इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो f बराबर 72 प्लस कितना हो जाएगा, 32। 2 क्या हो गया, 4, और 3 और 7 कितना हो गया, 10 हो गया। यानी F बराबर कितना हो गया, 104 डिग्री फॉरेनहाइट। कितना हो गया, 104 डिग्री फॉरेनहाइट हो गया, जो कि आपका पहला ऑप्शन है। पहला ऑप्शन आप लगा करके सही कर लेंगे। ऐसे 10वां क्वेश्चन भी आपके लिए है। ठीक है, ये जरूर PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, ये आपको लगाने में बहुत हेल्प करेगा। आप एग्जाम टाइम से अगर थोड़ा पहले अगर इसको एक बार लगा लेंगे तो आपका काम जो है बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो 10वां क्वेश्चन भी आप ऐसे लगाइएगा। ठीक है, वहां पर क्या करना है, आपको 50 डिग्री सेल्सियस करना है। 11 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या रहा है, ठंडे प्रदेशों में अल्कोहल को थर्मामीटर तरल के रूप में पारे की अपेक्षा अधिक पसंद किया जाता है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है, अल्कोहल का जमाव बिंदु क्या होता है, कम होता है। या अगला है, अल्कोहल ऊष्मा का एक अच्छा चालक है। थर्ड है, अल्कोहल पारे से सस्ता है। और फोर्थ है, अल्कोहल का दुनिया में उत्पादन बहुत ही अधिक होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन कोल्ड कंट्रीज अल्कोहल इज प्रेफर्ड टू मर्करी एज द थर्मामीटर लिक्विड बेस। देखो समझना मेरी बात, जो अल्कोहल है इसका फ्रीजिंग पॉइंट, इसका क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम है। हालांकि पारे का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उससे जो अल्कोहल का फ्रीजिंग पॉइंट है वो बहुत कम है। सपोज दैट अगर पारा -10 डिग्री सेल्सियस पर जमता है तो अल्कोहल -15 डिग्री या -20 डिग्री सेल्सियस पर जमेगा। तो अगर कोई बहुत ही सर्द प्रदेश है तो उसमें पारा क्या हो जाएगा, जल्दी से जम जाएगा, और आप फिर मेजर नहीं कर पाओगे कि इंसान का फीवर कितना है। इसीलिए जो है बहुत सर्द प्रदेश होते हैं उनमें अल्कोहल का जमाव बिंदु कम होने की वजह से, अल्कोहल हैज अ लोअर फ्रीजिंग पॉइंट की वजह से हम क्या करते हैं, जो लिक्विड बेस होता है उसमें अल्कोहल को हम लोग ज्यादा यूज करते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है, परम शून्य तापमान क्या है, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है, किसी भी तापमान पैमाने का प्रारंभिक बिंदु गलत है, सैद्धांतिक रूप से सबसे कम संभव तापमान। अभी मैंने बताया है कि ये क्या है कि थ्योरेटिकली मिनिमम क्या है आपका, एक लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है, सबसे कम तापमान को हम लोग क्या बोलते हैं, परम शून्य ताप बोलते हैं, जो कि क्या होता है 0 केल्विन के बराबर होता है। इसीलिए केल्विन जो है वो नकारात्मक मान प्रदर्शित नहीं कर सकता है, इसीलिए केल्विन पैमाना क्या होता है, नकारात्मक मान प्रदर्शित नहीं कर सकता है। ठीक है, ओके, अगला देखते हैं जो 13 है, गर्म करने के दौरान
विस्तार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, केवल ठोस में होता है? नहीं जी, ऐसा नहीं है। द्रव का वजन बढ़ता है? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, ठोस पदार्थों के घनत्व को कम करता है? नहीं, ऐसा नहीं है कि घनत्व कम हो जाएगा, ठीक है। अगला है कि सभी पदार्थ, सभी तरल पदार्थ और ठोस पदार्थों के लिए एक ही दर से होता है? जी हाँ, दर क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है कि अगर आप गर्म करेंगे तो विस्तार होगा, एक्सपेंड होगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा। 14th पे आएंगे, क्या है, जब बर्फ पिघलती है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने बताया था कि अगर बर्फ पिघली तो लगभग 10% उसका आयतन क्या होता है, डिक्रीज होता है या घट जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, आयतन घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 15th है, दो तरल P और Q को 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस पर तक तापमान में परिवर्तन समय के साथ नीचे दिए गए ग्राफ में दिखाए गए हैं। दो आपके लिए बनाया गया है यहाँ पर चीज, जिसको 0 से 100 डिग्री सेल्सियस तक जो है वो गर्म किया गया है। अब आपसे पूछना चाह रहा है कि एक पर मैंने तो दे दिया टेम्परेचर, एक पर मैंने क्या दे दिया, तापमान, और दूसरे पर क्या दे दिया मैंने, टाइम दे दिया। एक पर तो दे दिया टेम्परेचर और दूसरे पर क्या दे दिया हम लोगों ने, टाइम दे दिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि दोनों को गर्म किया। भाई देखो, एक तो क्या हो रहा है, एक स्ट्रेट ऐसे गर्म हो रहा है जो कि आपका क्या है, Q वाला है, ठीक है। P वाला जो है, P वाला आपका ऐसे गया और ऐसे गर्म होकर के यहां तक पहुंचा, ठीक है। ये टाइम स्केल है, ये टेम्परेचर स्केल है। अब देखो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, कह रहा है कि हीटिंग के दौरान यानी गर्म करने के दौरान तत्व P हमेशा Q की तुलना में गर्म है। क्या ऐसा है? ये है टेम्परेचर। क्या इसका टेम्परेचर, ये जो P का टेम्परेचर, ये P है, तो क्या P का टेम्परेचर हमेशा Q से ज्यादा है? जी नहीं। मान लीजिए टेम्परेचर यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस से करते करते 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसका तापमान क्या हमेशा ज्यादा है? जी नहीं, ऐसा थोड़ा ना है कि हमेशा ज्यादा है, क्या है, कभी कभी कम भी है, ठीक है। अगला कह रहा है कि सेकंड है, हीटिंग के दौरान समय के किसी भी बिंदु पर दो तत्व तरल पदार्थ क्या कह रहा है, हीटिंग के दौरान समय के किसी भी बिंदु पर दो तरल पदार्थ एक ही तापमान पर नहीं है। अरे बिल्कुल है, यहाँ पर देखिए तापमान एक ही तापमान पर तो है। समय मान लीजिए कोई ये है 20 सेकंड मान लीजिए, आधा घंटा मान लीजिए, तो दोनों क्या है, एक ही टेम्परेचर पर तो है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है P ने Q की तुलना में 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त पहले कर लिया। जी हाँ, बिल्कुल सही है। देखो जो P ने तापमान प्राप्त किया, ये मान लो आपके 20 सेकंड में प्राप्त किया है ना, 20 सेकंड में, और इसने जो है जाकर के वो 30 सेकंड में प्राप्त किया। तो बिल्कुल सही है कि आपका जो P है ये Q से पहले 100 डिग्री पर क्या हो गया है, पहुंच गया है। बाकी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, हमको अपना सही ऑप्शन मिल गया। अगला है, थर्मोस्टेट का उपयोग होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थर्मोस्टेट का उपयोग जो होता है वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपके रेफ्रिजरेटर में किया जाता है। थर्मोस्टेट पता है क्या होता है, जो आपके रेफ्रिजरेटर में घुमाने वाले एक होता है ना, गोल गोल सा, उसको जब आप कम करते हैं तो आपका फ्रिज कम ठंडा करता है, आप तेज करते हैं तो फ्रिज क्या होता है, तेज ठंडा करने लगता है। उसी को क्या बोलते हैं, थर्मोस्टेट, है ना। तो थर्मोस्टेट क्या होता है, आपके रेफ्रिजरेटर में, या यूं कह लें तापमान को बराबर रखने में प्रयोग किया जाता है, मेंटेन रखने में यूज किया जाता है, ठीक। ओके, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, बर्फ का एक टुकड़ा पेय में डालने पर, ठीक है, बर्फ का जो है वो एक टुकड़ा पेय में डालने पर इसे ठंडा कर देता है। पेय मतलब किसी भी आप लिक्विड में डालते हैं तो इसे ठंडा कर देता है। और उसके बाद नीचे दिया हुआ है, रीजन दिया हुआ है, यानी दावा असर्शन दिया हुआ है और नीचे रीजन दिया हुआ है। दावा क्या कह रहा है, बर्फ पिघलने के लिए पेय से गुप्त ऊष्मा लेती है जिससे पेय जो है वो ठंडा हो जाता है। बिल्कुल सही है। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी, जब कभी बर्फ क्या होती है, पिघलती है। जब भी कभी बर्फ क्या होती है, पिघलती है, तो वो क्या काम करती है, उसको हम तापमान तो दे रहे होते हैं लेकिन वो अपनी अवस्था परिवर्तन करने में फंसी रहती है। क्या होती है, अवस्था परिवर्तन करने में फंसी रहती है। इट मींस पानी से तो एनर्जी वो ले रही है लेकिन अपना क्या कर रही है, वो
टेम्परेचर ना बढ़ा करके अपने अवस्था को परिवर्तित कर रही है, और ऐसी ऊष्मा जो अवस्था परिवर्तन ही कर पाए, तापमान ना बढ़ा पाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, गुप्त ऊष्मा बोलते हैं या लेटेंट हीट बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। ओके तो इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन सही होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ए जो है वो बिल्कुल से सही है, आर भी सही है, और आर जो है वो अच्छा एक्सप्लेन कर रहा है ए को। ओके मोस्ट इंपॉर्टेंट था। अगला है, तेज हवा की रात में ओस इसलिए नहीं बनती। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जब तेज हवा चलती है तो क्या होता है, यहां पर देखिए जो ऑप्शन ए यही सही होगा, लेकिन हिंदी में वाष्पीकरण लिख गया जो कि गलत है, वाष्पन होगा यहां पर, कि क्या हो जाती है, वाष्पन की दर तेज हो जाती है। मैंने आपको पढ़ाया था इवेपोरेशन और आपके वाष्पन और आपके वाष्पीकरण, यानी इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन दोनों में मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था। तो ध्यान देना, जब मैंने आपको वाष्पन पढ़ाया था तो उसमें बताया था जब हवा तेज चले तो वाष्पन की दर बढ़ जाएगी। गर्मी में पसीना इसीलिए सूखता है, जब हम लोग पंखे के नीचे बैठते हैं हवा तेज चलने से पसीना हमारा क्या होता है, सूखता है। फिर मैंने बताया था कि जो वाष्पन होता है ये तरल की सतह पर होता है, जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे वाष्पन की दर बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, हवा तेज करेंगे, वाष्पन की दर क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो ए ऑप्शन सही होगा। हिंदी मीडियम वाले यहाँ थोड़ा सा सही कर लें, इंग्लिश में तो सही लिखा है कि रेट ऑफ वेपोराइजेशन इज फास्ट, हिंदी में लिखेंगे वाष्पन की दर तेज होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके अगला है, एक रेगिस्तानी कूलर द्वारा ठंडक किस बात पर निर्भर करता है। ध्यान देना, गर्म हवा को प्रतिस्थापन करना ही उसका मेन उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। एयर ड्राइनेस, ठीक है, एयर डिहाइड्रेट का मतलब होता है एयर से पानी को निकाल देना। तो क्या कूलर एयर से पानी को निकाल सकता है? नहीं, कूलर में तो ऑलरेडी पानी भरा होता है ना। इट मींस वो काम क्या करता है, वाष्पीकरण नहीं, वाष्पन और शीतलन। देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ है इवेपोरेशन कूलिंग, नहीं, इसको लिखेंगे हिंदी में वाष्पन और शीतलन। ऑप्शन नंबर सी आप सही कर लें, वाष्पन और शीतलन के नियम पर ये काम करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त गीले कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। देखो आरएच का मतलब होता है रेट ऑफ ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है आर्द्रता, ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, आर्द्रता होता है। देखो पहला ऑप्शन है 100% आरएच 60 डिग्री सेल्सियस तापमान। अरे भैया अब आपको कपड़ा सुखाना है, अगर आपको कपड़ा सुखाना है तो आपको सबसे पहली चीज क्या, तापमान तो भैया अधिक चाहिए ही चाहिए। अगर तापमान अधिक नहीं हुआ तो कपड़ा सूखेगा नहीं। तो पहले दो ऑप्शन तो आप काट दो, जो 20 डिग्री वाले सेल्सियस वाले ऑप्शन है आप इनको काट दो। अब मुझे एक बात बताना, जैसे हर एक चीज की कैपेसिटी होती है 100%, है ना। मान लो आप 100 रोटी खा सकते थे, है ना, आप 100 रोटी खा सकते थे, ठीक है, ये हो गई आपकी 100% कैपेसिटी। आप कहीं शादी विवाह में गए, बहुत अच्छा बहुत लजीज खाना मिल गया, आपने 80 रोटी खा ली, है ना, आपने क्या खा ली, 80 रोटी खा ली, 20 कहा कल जो है सुबह के टाइम जब दूल्हा खाएगा तब उसके साथ बैठ करके खा लेंगे, ठीक है। तो अगर आपने 80 खा ली तो क्या हो गया, आपका 80% हो गया। कितने परसेंट हो गया आपका, 80% हो गया, ठीक है। इसी तरह से जो हवा होती है, जो क्या होती है, हवा होती है, इसमें नमी को सोखने की क्वालिटी होती है, ठीक है। हवा जो है क्या होती है, प्यासी होती है। अगर उसमें थोड़ी सी भी नमी नहीं है तो क्या है, वो 0% RH है, और उसमें अगर बहुत ढेर सारी नमी है, जैसे कि पहला ऑप्शन आपका है 100% RH, मतलब क्या, अब बारिश होने वाली है, हवा में बहुत नमी मिल चुकी है, बस क्या होने वाली है, बारिश होने वाली है। देखिए गर्मियों के टाइम में बहुत सारे लोग जान जाते हैं बहुत गर्मी हो रही है, लग रहा है बारिश होगी, क्यों, क्योंकि हवा में इतनी नमी हो जाती है कि चिपचिपी सी गर्मी लगती है, आपको उमस भरी गर्मी लगती है। तो पुराने जमाने के लोग बहुत आराम से जान जाते थे कि अब तो बारिश होगी। एक गाना भी है ना, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, तो वही है, गर्मी में हमको गाना गाना पड़ता है, यार पसीना निकल रहा है अब बारिश की जाए, ठीक है। तो क्या होगा, इस हवा में अगर 100% RH है, यानी रेट ऑफ ह्यूमिडिटी है,
तो बिल्कुल से कपड़ा नहीं सूखेगा। ठीक, कपड़ा कब सूखेगा? जब डी ऑप्शन के जरिए 20% RH होगा और टेम्परेचर क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, इसलिए डी ऑप्शन यहां पर आपका सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अगला, एक कांच की बोतल जिसमें पानी कसकर कॉर्क होता है, कॉर्क मतलब कस के भर दिया जाता है उसमें, है ना, कस के कॉर्क होता है। ठीक, उसके बाद है जब इसे फ्रीजर में रखा जाता है तो यह टूट जाती है। क्यों भैया? मैंने आपको बताया था जब पानी जमता है तो आयतन बढ़ता है, एकदम से कस के उसके एकदम गले बराबर ठूस दिए हो तो जब उसका आयतन बढ़ेगा तो फैल पाएगा नहीं, फैल पाएगा नहीं तो क्या हो जाएगा? बोतल आपकी टूट जाएगी, बोतल क्या हो जाएगी आपकी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन जो है ठंडे होने पर बोतल सिकुड़ती है। भैया बोतल काहे सिकुड़ेगी? अगला है जमने पर पानी का आयतन कम होता है, गलत, जमने पर पानी का आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही हो जाएगा। 22, जब पानी से भरे ग्लास में तैरते हुए बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो पानी का स्तर वही रहता है। भैया मैंने चिल्ला चिल्ला के 2 दिन में इस टॉपिक को बताया था कि वही रहता है, वही रहता है, वही रहता है। प्लेलिस्ट में जाइए, शायद छठी वीडियो है ये, छठी या सातवीं हो गया ऐसे मुझे याद आ रहा है, उसमें आप देखेंगे कि जब बर्फ होती है किसी बीकर में, अगर पानी में ये तैर रही हैं बहन जी, है ना, बर्फ बहन जी पानी में ऐसे तैर रही हैं और जब ये पिघलती है तो पानी का स्तर वही रहता है। इसको मैंने मैथमेटिकली भी प्रूव किया था। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो को जरूर देख लें, मैथमेटिकली भी इसको प्रूव किया था। हाँ, अगर एक सिक्का इसके ऊपर रखा है या कोई वजन रखा है, कोई पत्थर रखा है और अगर तब ये बर्फ पिघलेगी तो जो पानी का स्तर रहेगा पहले से घट जाएगा, पहले से क्या होगा? घट जाएगा। इसको भी मैंने उसी वीडियो में जो है प्रूव किया था, जिस वीडियो में मैंने बताया था कि बर्फ पिघलने पे क्या होता है, उसी में आगे मैंने इसको प्रूव किया था। उम्मीद है आपको इतनी चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, ओके, अगला है, अगला क्वेश्चन है, बादलों वाली रात स्पष्ट रातों की तुलना में गर्म होती है क्योंकि? भैया ये ग्रुप डी ALP के ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ये सारे के सारे लास्ट 20 इयर्स में जितने भी एग्जामों में पूछे जाने वाले या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं, ये सारे के सारे आपके वही क्वेश्चन हम लेकर के आए हैं। लास्ट 20 इयर्स के भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये सबसे आपने ट्रेंडिंग क्वेश्चन कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा कि है क्या? बादलों वाली रात स्पष्ट रातों की तुलना में गर्म होती है। क्यों ऐसा होता है? देखिए समझिए, होता क्या है कि जब बादल होते हैं ना तो वो जो जमीन से वापस सूर्य की किरणें जाने की कोशिश करती हैं या जो गर्मी जाने की कोशिश करती है, अगर बादल नहीं हुआ तो ये विकिरण क्या हो जाएगा? चला जाएगा कहां पर? आपके स्पेस में। लेकिन बादल होने की वजह से, बादल होने की वजह से, बादल मतलब क्या? हवा, एक तरह से अगर हम लोग बात कर लें रुई का गुब्बार जैसे आपने देखा होगा, बादल होने की वजह से जो पार्थिव विकिरण है, मतलब जो जमीन से रिफ्लेक्ट होकर के ऊष्मा होती है, वो जा ही नहीं पाती स्पेस तक और फिर क्या हो जाता है? हमारी जो रातें होती हैं वो कैसे हो जाती हैं? गरम गरम हो जाती हैं। ठीक है, कैसे हो जाती हैं? गरम गरम हो जाती हैं। तो अगर इसमें ऑप्शन है बादल जमीन और हवा के ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। ए सही लगा करके हम लोग आगे निकल जाएंगे। ठीक है, 24 हम लोग देखते हैं, गर्मियों में सफेद कपड़ा पहनना अधिक आरामदायक होता है। क्यों? ध्यान देना हमारी बात, यहाँ पर जब हम आपको पढ़ाएंगे लाइट चैप्टर तो उसमें बताएंगे अगर कोई वस्तु लाल दिखती है तो लाल क्यों दिखती है, अगर कोई वस्तु हरी दिखती है तो हरी क्यों दिखती है। समझना, वो जिस प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर देती है, वो जिस प्रकाश को या जिस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देती है वो उस कलर की दिखती है। जैसे सपोज दैट अगर आपको कोई पेड़ हरा दिखता है तो उस पर जितनी लाइट पड़ रही है उस लाइटों में से सिर्फ वो ग्रीन लाइट को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है। आपकी आंखों पर ग्रीन लाइट आ रही है इसलिए आपको पेड़ कैसा दिखेगा? ग्रीन ग्रीन दिखेगा। ठीक है, एक चीज हो गई। इट मींस अगर कोई चीज हमको नीली दिख रही है तो नीली लाइट को क्या कर रही है? वो रिफ्लेक्ट कर रही है। ध्यान देने वाली बात है, सफेद यानी व्हाइट जो कलर होता है ये 7 रंगों का क्या होता है? मिक्स होता है या कलर होता है। इट मींस अगर सफेद कलर कुछ दिख रहा है तो वो 7 कलर को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर दे रहा है, यानी 7 रंगों को क्या कर दे रहा है? रिफ्लेक्ट कर रहा है और अवशोषण कुछ भी नहीं कर रहा है। इस वजह से जितने भी उसके ऊपर प्रकाश पड़ता है सबको क्या कर देता है? वो रिफ्लेक्ट कर देता है और आपको बहुत ठंडा ठंडा सा महसूस होता है। ठीक है,
न्यूटन भाई साहब ने एक डिस्क के ऊपर, मतलब डिस्क मतलब एक गोल गोल चक्री ली और चक्री में क्या कर दिया, 7 रंग लगा दिए, बीच में एक छोटा सा छेद कर दिया, 7 रंग ऐसे लगा दिए, है ना। और इसको इतनी जोर से घुमाया, इतनी जोर से घुमाया कि एक रंग जो है आपकी आंखों पर 1/10 सेकेंड से भी कम टाइम तक पड़ा। उसमें सफेद कलर नहीं था, लेकिन जब वो सातों कलर घूमा तो आपको व्हाइट दिखने लगा। क्यों? क्योंकि जब कोई चीज हमारी आंखों पर पड़ती है तो कम से कम उसका प्रतिबिंब 1/10 सेकेंड तक जो है वो बनता रहता है, ठीक है। तो न्यूटन भाई साहब ने उसको इतनी जोर से चक्री को घुमा दिया कि 1/10 सेकेंड से ज्यादा में ही कई बार वो हमारी आंखों के सामने से गुजर गया और हमको चीज क्या दिखने लगी, व्हाइट दिखने लगी। सब लोगों ने कहा ये तो जादू है, जबकि जादू नहीं, क्या थी, फिजिक्स थी। मतलब क्या, अगर कोई चीज है वो व्हाइट दिख रही है, इट मींस सारे कलर्स को क्या कर दे रही है, वो रिफ्लेक्ट कर दे रही है। अगर कोई चीज ब्लैक दिख रही है, मतलब वो सारी चीजों को क्या कर दे रही है, सारी लाइट्स को क्या कर ले रही है, अपनी तरफ खींच ले रही है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस थे। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या है, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना। अच्छा, इस क्वेश्चन जो आपको भी था, गर्मियों में सफेद कपड़े क्यों पहने चाहिए, इसमें जो है ऑप्शन होगा, वे उन पर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परावर्तित कर देते हैं। पहला ऑप्शन सही होगा, पहला टिक करके आप आगे निकल जाएंगे, ठीक है। 25 एंड लास्ट क्वेश्चन है, एक पंखा गर्म मौसम के दौरान आराम की भावना पैदा करता है क्योंकि, ठीक है, ध्यान देना, जब पंखा चलता है तो हवा लगती है, हवा तेज लगेगी तो जो इवेपोरेशन होगा, वाष्पन होगा, ये बहुत तेज हो जाएगा और जितना तेज वाष्पन होगा हमको उतनी ठंडक महसूस होगी। तो जब हवा तेज चलती है, यहाँ पर ऑप्शन होगा कि पंखा ठंडी हवा की आपूर्ति करता है, गलत। हमारा पसीना तेजी से वाष्पित होता है, सर यहाँ पर हाँ, वाष्पित जो है ये सही है बिल्कुल से, एवेपोरेट रैपिडली, यानी बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। तो ये थे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो इसी तरह के और भी क्वेश्चंस को देखेंगे। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फुल वीडियो। थैंक यू।